वेलकम टू ज्यूरिस क्रैक के इंडियन एविडेंस एक्ट के सीरीज में आप सभी का वार्म वेलकम है। आज हम सेक्शन 9 ऑफ एविडेंस एक्ट को डील करेंगे। सेक्शन 9 ऑफ एविडेंस एक्ट फैक्ट नेसेसरी टू एक्सप्लेन और इंट्रोड्यूस रिलेवेंट फैक्ट को डील करता है। इसके बेयर एक्ट को पढ़ने से पहले हम कुछ नॉलेज ले लें जिससे बेयर एक्ट हमें समझ में आए। अब इस फोटो को देख के आप क्या समझ रहे हैं? ये वो व्यक्ति है जिसने कल रात आपके नेबर के बगल में डकैती किया है ना। अब पुलिस ने आपको बुलाया है क्योंकि आपने उसके कुछ शक्ल को देखा था या मे बी उसके फिजिक्स को देखा था। फिजिक्स मतलब उसके बदन को देखा था, किस तरह का वो किस बनावट का था, किस हाइट का था, क्या बाल थे, क्या कलर का था। तो पुलिस ने आपको अपने थाने में बुलाया है ना, पुलिस स्टेशन में, कि आप आइडेंटिफाई कीजिए ये व्यक्ति था कि ये व्यक्ति था, ये व्यक्ति था, कौन सा व्यक्ति था। ये व्यक्तियों को थाने में बुला के आइडेंटिफाई कराना क्या है और कैसे रिलेवेंट है, इसी को हम सेक्शन 9 में समझेंगे, इसको भी और कई और चीज़ों को। तो आइए, सेक्शन 9 इज कंसर्न्ड विद द एडमिसिबिलिटी ऑफ फैक्ट्स विच आर नेसेसरी टू एक्सप्लेन अ फैक्ट इन इशू और रिलेवेंट फैक्ट्स। सेक्शन 9 किससे कंसर्न है? वैसे फैक्ट्स है जिसकी एडमिसिबिलिटी होनी है और उसको एक्सप्लेन करना ज़रूरी है। उससे एक्सप्लेन किए बिना वो फैक्ट एडमिसिबल नहीं हो सकता है। तो सेक्शन 9 इज कंसर्न विद द एक्सप्लानेटरी फैक्ट्स, इंट्रोडक्टरी फैक्ट, फैक्ट सपोर्टिंग इन्फ्रेंस, फैक्ट रिबट इन्फ्रेंस, फैक्ट एस्टैब्लिशिंग द आइडेंटिटी ऑफ अ थिंग और पर्सन। मतलब सेक्शन 9 का रोल ये है कि वो खुद तो फ्रेम में नहीं है, लेकिन जो फ्रेम में है उसको इस तरह से एक्सप्लेन कर देना कि या तो वो एडमिसिबल बन जाए और उसके ग्राउंड पे किसी का कन्विक्शन हो जाए, या तो वो नॉन एडमिसिबल हो जाए और उसके ग्राउंड पे किसी का एक्यूटल हो जाए। ये काम सेक्शन 9 करता है। कैसे करता है? When the facts are viewed alone, certain evidence has no meaning, but when they are interpreted in connection with the other fact in a case, they become meaningful. नॉर्मल सी बात है, अलग अलग कंपार्टमेंट कोई बातों को रख दो और फिर वो लोग, जैसे भी कभी भी आप एक पूरी बुक है, उसमें एक पैरा है, उसमें एक लाइन है, और उसी बुक के दूसरे चैप्टर में एक पैरा में एक लाइन है, दोनों लाइन को निकाल लीजिए। हो सकता है कि जो बुक का पूरा इंटेंशन हो वो दोनों लाइन को अलग अलग पढ़ें तो उस इंटेंशन से अगेंस्ट जा रहा हो। लेकिन अगर हम पूरे पैरा को पढ़ेंगे, बुक को पढ़ेंगे, तो जो बुक लिखने वाले की इंटेंशन है वो पूरी तरह से पता चल पाएगी। आप बात को समझ लीजिए। अगर आप अलग अलग कंपार्टमेंट में दो चीज़ों को रख रहे हैं, तोड़ के पढ़ना चाह रहे हैं, इंटरप्रेट करना चाह रहे हैं, तो आपको समझ में नहीं आएगा। सेक्शन 9 में क्या होता है, हम इवेंट्स को एक साथ मिलाते हैं और फिर उनको इंटरप्रेट करते हैं। सच फैक्ट्स आर सिग्निफिकेंट और रिलेवेंट फैक्ट दैट मस्ट बी अप्रोप्रिएटली कम्युनिकेटेड। अब कंसीडर कीजिए एक फॉलोइंग सिनेरियो। एलेक्स किल्ड रॉलेक्स इन नाइट आवर एट द रॉलेक्स हाउस। एलेक्स ने रॉलेक्स का मर्डर किया रॉलेक्स के ही घर पे एंड रिटर्न टू हिज ओन होम। वो अपने घर पे भी आ गया। चेंज द क्लॉथ, उसने सारा अपने जो भी शरीर पे कपड़े थे, जो भी जैसे ब्लड स्टेन लगा था, सारे कपड़े को बदल दिया, डिस्पोज ऑफ कर दिया कपड़े को, है ना। उसके बाद इन मॉर्निंग एलेक्स विजिटेड टू द रॉलेक्स हाउस अगेन। फिर से वो सुबह में गया। बट द डॉग ऑफ रॉलेक्स, लेकिन रॉलेक्स का जो कुत्ता था, स्टार्टेड बार्किंग कंटिन्यूअस ऑन द एलेक्स। भाई एलेक्स पे लगातार भौंक रहा था। अब ये भौंकने को अगर अलग मीनिंग में दें तो मालिक मर चुका है कुत्ते का। हो सकता है कुत्ता इसी तरह से भौंक रहा हो, आप ट्राई कर रहा हो कि नहीं मालिक जी चले गए। लेकिन उसका अगर दोनों फैक्ट को मिला देंगे कि एलेक्स सुबह में आया और उस पर कुत्ता भौंक रहा है, दोनों को अगर हम जोड़ देंगे तो क्या समझेंगे? एलेक्स पे कुत्ता भौंक रहा था, क्या वजह हो सकता है? तो पुलिस ने थोड़ा सा टाइट इंटीग्रेशन किया है ना। द पुलिस इंटीग्रेटेड द एलेक्स एंड अरेस्ट हिम। उससे पुलिस ने जब इंटीग्रेशन किया थोड़ा सा हार्ड टाइप से, एलेक्स से सब बोल दिया। एलेक्स अब क्या बन गया? अब बन गया तोता। सब कुछ उसने बता दिया। पुलिस ने बाद में उसे अरेस्ट कर लिया। तो एक्सप्लेनेटरी फैक्ट्स हो गया। इंट्रोडक्टरी फैक्ट्स, व्हेन फैक्ट्स सर्व एज ए इंट्रोडक्शन to a key fact, they help in understanding the true nature of a significant transaction. Evidence is permitted only to the degree that it is used to introduce fact in the disputed or relevant fact. याद रखिए, क्या इंट्रोडक्टरी फैक्ट का मतलब ये है, दो ट्रांजैक्शन हुआ है, एक T1 एक T2, लेकिन T1 को समझने के लिए T2, अगर हमने T2 को क्लैरिफाई कर लिया
तो T1 हम समझ जाएंगे, T1 एडमिसिबल हो जाएगा, परमिटेड हो जाएगा, है ना। रॉलेक्स का मर्डर होना, एलेक्स ने और रॉलेक्स का मर्डर किया, इज अ ट्रांजैक्शन 1। रॉलेक्स का कुत्ता ने एलेक्स को रॉलेक्स का कुत्ता भौंका किस पे, एलेक्स पे, इज अ ट्रांजैक्शन 2। समझ रहे हैं आप बात। तो हमें हर एक ट्रांजैक्शन को एक्सप्लेन करना है जो एडमिसिबल हो, और उसका हेल्प लेंगे सेक्शन 9 से। फैक्ट सपोर्टिंग इन्फ्रेंस, दैट इज कैटेगरी ऑफ फैक्ट इज नीदर रिलेवेंट एज फैक्ट इन इशू और नॉट एज और नॉट द रिलेवेंट फैक्ट। ये फैक्ट इन इशू या रिलेवेंट फैक्ट नहीं होते हैं, बट इट सपोर्ट और अपोजेस द इन्फरेंस प्रोवाइडेड बाय द फैक्ट इन इशू और रिलेवेंट फैक्ट। अब जो फैक्ट इन इशू है, रिलेवेंट, उसको या तो सपोर्ट करते हैं या तो उसको अपोज करते हैं, दो ही चीज़ हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल, व्हेन ए मर्डर बी, ए ट्राइज टू फ्ली फ्रॉम द टाउन। जब ए ने बी का मर्डर किया, ए क्या किया कि उसी दिन दूसरे शहर का टिकट कटा लिया। द फैक्ट दैट ही मैनेज टू फ्ली इज अ सपोर्टिंग इन्फ्रेंस इन रिगार्ड टू द मर्डर ही कमिटेड, दिस इज अ रिलेवेंट फैक्ट। Fact reverts inference with a inference or given or relevant fact. The might be devoted or disapproved of fact in issue. अब the facts enabling the identity of a thing or a person. अब कभी कभी क्या करना पड़ता है, हमें आइडेंटिफाई करना पड़ता है स्टोलन गुड्स, है ना। कई घर में चोरी हुआ, 100 से ज़्यादा घर में, अब वहाँ की ज्वेलरी सब जगह से मिली, अब तो उसे आइडेंटिफाई किया जाएगा ना किस घर से मिली, या फिर आदमी को आइडेंटिफाई किसने घर में डकैती डाला। When the identification of thing is at issue, the information that is most beneficial in determining its identity is considered relevant fact. For example, when a conduct a robbery that ends in the murder, the housekeeper is asked to identify the stolen item and the deceased objects. The clothing and the shoe of the deceased can be used to identify them. The victim jewelry is acceptable if it was identified by the neighbor who attended a party in his home. मतलब जो लोग रिलेवेंट थे इसमें, वो पार्टी से नहीं सेंस है। यहाँ पे किसको बोला गया, हाउसकीपर को। हाउसकीपर को पता था कि मालिक क्या कपड़ा पहनते थे, है ना, क्या जूता पहनते थे। अब वही जूता पहना हुआ वो व्यक्ति जिससे पुलिस ने उठा के लाया है कई लोगों में, तो हाउसकीपर बोलेगा ना ये तो मालिक का जूता है, मैं पिछले 10 साल से देख रहा हूँ मालिक इसी जूते को पहनते थे, सुबह मॉर्निंग वॉक पे जाते थे पहन के। तो ये रिलेवेंट फैक्ट हो गया, इसको एक्सप्लेन कर दिया गया। उसी प्रकार से कोई नेबर जो रिलेवेंट है आपके ड्रेसिंग स्टाइल से, रिलेवेंट है कि ज्वेलरी जो माता जी पहनती थी, उस लॉकेट का 3 ट्रायंगल लॉकेट था, लॉकेट के बीच में एल लिखा हुआ था। ये बात किसने बताई, जो उसके बगल में पड़ोसी ने पिछले 20 सालों से वो लॉकेट पहने उस महिला जी को देखा, वही लॉकेट बरामद हो रहा है घर में काम करने वाली मेड से। देयर मे बी इन्फ्रेंस, सपोर्ट कर दिया तो स्टोलन गुड के आइडेंटिफिकेशन में। द टेस्ट आइडेंटिफिकेशन पीरियड, अब आगे जो सबसे पहला जो आपने फोटो देखा था, इमेज देखा था, उसका एक्सप्लेनेशन अब देखिए। द टेस्ट आइडेंटिफिकेशन पीरियड यूज्ड एज अ मीन टू वेट द वेरासिटी of the witness and their ability to determine an unfamiliar or unknown person. The object of the test identification period is that the witness has seen the culprit at the time of occurrence of an offense, as it is to identify the from the midst of the person without any source or aid. अब आप देखो एक एग्जाम्पल लो, एक डकैती हुआ है, डकैती हमेशा लेट नाइट आवर्स में होता है, 2 बजे रात के 3 बजे रात में। अब प्रोसिक्यूशन का ये कहना है कि यही व्यक्ति ने डाका डाला है सर, लेकिन डिफेंस बोल रहा है कि जो जिस नेबर के बात को आप सपोर्ट कर रहे हैं उसे तो आई कैटरेक्ट है, उसे तो दूर का दिखाई नहीं देता, वो कैसे दिखेगा रात के अंधेरे में इस व्यक्ति को। और जो व्यक्ति आई विटनेस है, प्रोसिक्यूशन कह रहा है कि उस प्रोसिक्यूशन का पूरा केस उस आई विटनेस पर बेस्ड है, किसने देखा तो उस व्यक्ति को रात में, इसकी शरीर के जो हाइट लमसम 5.5 6.5 to 5.6 की होगी, काले रंग का था, मोटा शरीर था, इस तरह का व्यक्ति था। नाम वो नहीं जानता था नेबर उसका, लेकिन उस व्यक्ति को रात के 2:30 बजे उसने डकैती करते हुए देखा सामने वाले घर में। लेकिन डिफेंस का कहना था सर क्या कह ये व्यक्ति देखेगा, इस व्यक्ति को तो देखने की क्षमता ही नहीं है, इसके तो कैटरेक्ट है, इसने रात में ये देख ही नहीं सकता है। अब कोर्ट ने बोला कि ठीक है, क्षमता है कि नहीं, एबिलिटी टू सी है कि नहीं है, ये हम लोग करवा लेते हैं टेस्ट आइडेंटिफिकेशन पीरियड। द टेस्ट इज कंडक्टेड और प्रूव द इनोसेंस ऑफ द पर्सन एक्यूज्ड ऑफ एन ऑफेंस। इट कैन बी डन और पर्सन्स और आर्टिकल। द टेस्ट इज परफॉर्म इन क्रिमिनल केसेस व्हेन द इन्वेस्टिगेशन इज गोइंग ऑन। फॉर द केस इन क्रिमिनल केसेस द टेस्ट आइडेंटिफिकेशन पीरियड इज यूज्ड टू आइडेंटिफाई द लिविंग और नोन और अननोन डेड पर्सन्स, आर्टिकल्स, फिंगरप्रिंट, हैंड राइटिंग, पिक्चर्स। अब जब सेम पर्सन्स को लाया जाता है, उसे पहचान लेता है, तो फिर
वहाँ से कोरोबरेशन शुरू होता है। अब टिप को कहाँ कहाँ पे यूज़ किया जाता है? लिविंग और नोन और अननोन डेड पर्सन। अब कोई ऐसा, अब कई केसेस होते हैं जब लापता जब लोग होते हैं ना, तो लोग थाना में लिखा देते हैं। अब उसी जैसे फैमिलियर कोई बॉडी मिलती है, जैसा लापता है लोग हैं, तो उनके परिजनों को कॉल किया जाता है कि रिलेटिव को, कि आप आके डेड बॉडी की, अगर कोई ऐसा अनआइडेंटिफाइड डेड बॉडी मिला तो उस अगल बगल के थानों में जहाँ भी गुमशुदगी का मामला दर्ज है उन्हें बुला लिया जाता है कि इस तरह के फैमिलियर, आपने जिस हाइट के, जिस कलर के, जिस वर्जन के व्यक्ति के बारे गुम होने के बारे में सूचना दी, उसी वर्जन से मिलता जुलता एक डेड बॉडी डिसीज़ हमारे पास है, आप उसे आइडेंटिफाई कर लीजिए। एक नॉर्मल प्रोसीजर है, इससे कम से कम उसे उसका जो लास्ट राइट है वो व्यक्ति कर पाता है। आर्टिकल जब चोरी हो जाएंगे, कोई भी आर्टिकल, किसी गाड़ी चोरी हो गई, बहुत सारी गाड़ियों चोरी, आप गए जाइए, अपना ज्वेलरी चोरी हो जाती है बहुत सारी, तो उसे आइडेंटिफाई करना होता है। फिंगरप्रिंट्स, हैंड राइटिंग, पिक्चर्स, सारे कुछ होगा। सुप्रीम कोर्ट इन द केस ऑफ रामाथन वर्सेस स्टेट ऑफ तमिलनाडु, आप इस केस को जरूर पढ़ें, बहुत क्लियर कट आपको टिप के बारे में, मतलब टेस्ट आइडेंटिफिकेशन पीरियड के बारे में मालूम पड़ेगा। केस लॉ को पढ़ने से आपको एक अलग आइडिया मिल जाता है, लंबा होता है लेकिन एक कंसेप्ट जीवन भर के लिए बन जाता है। उसके बाद हैज़ हेल्ड दैट दिस पर्पस ऑफ टिप is to find out whether the accused is the perpetrator of the crime or not. If the name of the offender is not mentioned by the eyewitness, then in such circumstances such evidence become more important. नाम नहीं जानता था जिसने डकैती किया, लेकिन शरीर को जानता था, देख रहा था। In Harinath Singh was a state of MP. The Supreme Court observed that tip served two purposes. क्या दो purposes होता है? To satisfy the investigating authorities that certain person not previously known to witness was involved in the offense. जो व्यक्ति नहीं जानता था जिसको, वही व्यक्ति इस क्राइम में इन्वॉल्व है। To furnish evidence to corroborate the testimony which the witness concerned tender before the court. अब जो उसने टेस्टिमोनी दिया है उसकी कोरोबरेशन भी हो रहा है। एविडेंशियल वैल्यू क्या है टिप की? हम लोग को जब भी एविडेंस एक्ट में किसी चीज़ को करना है, हम बात करेंगे, चाहे एफआईआर की बात करेंगे, कि टेस्ट आइडेंटिफिकेशन की बात करेंगे, फिंगरप्रिंट एडमिसिबिलिटी की बात करेंगे, फुटप्रिंट की बात करेंगे, डाइंग डिक्लेरेशन की बात करेंगे, किसी भी तरह के एविडेंस को बात करेंगे, सबसे पहले उसको तौलेंगे। उस तौलेंगे कि कितना वजन है इसका, किस मामले में, उसके एविडेंशियल वैल्यू क्या उसके बेसिस पे किसी का कन्विक्शन हो सकता है, क्या कोर्ट इतना सेटिस्फाई हो सकता है कि बस उसी एविडेंस पे सेटिस्फाई होके किसी को कन्विक्ट कर दे, किसी को सज़ा दे दे या किसी को छोड़ दे, या उसको बस कोरोबरेशन में लिया जाएगा, क्या उसको सहायता में लिया जाएगा उसको और बहुत सारे फैक्ट्स के साथ। तो ये पढ़ते टिप के बारे में। The evidence of test identification period is not substantial piece of evidence but only has a corroborative value. तो ये सब्सटेंसिव पीस ऑफ एविडेंस नहीं होता है, इसका मीनिंग क्लियर है कि इसके बेसिस पे किसी को बस टिप में कोई आदमी पहचान ले, उसके बेसिस पे आपको सज़ा नहीं हो सकती है या आप छूट नहीं सकते, यू विल नॉट बी एक्यूटेड और नॉट बी कन्विक्टेड, बट ओनली हैज़ अ कोरोबरेटिव वैल्यू, और उसकी एक कोरोबरेशनल वैल्यू होती है। मतलब कोरोबरेटिव का मतलब कई और एलिमेंट्स को उसमें मिलाया जाएगा, फिर देखा जाएगा कि क्या है, इसको कन्विक्ट किया जा सकता है कि नहीं किया जा सकता है। इन हीरा वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान, सुप्रीम कोर्ट हेल्ड दैट द आइडेंटिफिकेशन परेड बिलोंग टू द स्टेज ऑफ आइडेंटिफिकेशन इन्वेस्टिगेशन, they do not constitute substantive evidence. ठीक है। In George versus State of Kerala, the court held that tip corroborates the testimony of the witness and identification of the accused. जो टेस्टिमोनी था, मैंने बोला ना, उस व्यक्ति ने जिसने देखा था डकैती हो रहा था, उसके टेस्टिमोनी को ये टिप क्या कर रहा है, कोरोबोरेट कर रहा है। टिप अंडर वेरियस लेजिस्लेशन, ये भी देख लीजिए, इंडियन एविडेंस एक्ट सेक्शन 9 डील विद द टिप। हम लोग ने ये सेक्शन 9 में पढ़ा। तो टिप कहाँ पे एडमिसिबल होगा? जहाँ पे क्वेश्चन एमसीक्यू में आ जाए, टेस्ट आइडेंटिफिकेशन परेड इज एडमिसिबल अंडर द सेक्शन 9 of Evidence Act. The section states that the identification of the person is admissible in the court of law. The suspected person has no compulsion to be presented in the identification parade. अब CRPC में in the Code of Criminal Procedure 1973, section 54A deal with the procedure to facilitate the process of identification to the suspect. सेक्शन 54 जो है किसका, 54A CRPC का, वो प्रोसीजर देता है टिप कराने का।
इट कैन बी कंडक्टेड बाई एनी पर्सन और पुलिस ऑफिसर। और आपने संविधान की जब बात करी, इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया अंडर आर्टिकल 20 self incrimination, it is not violated by the compelling an accused to show his her face or any scar mark or for identification. It does not give an amount to testimony. ये ऐसा नहीं होता है। अगर किसी ने हाउस कीपर ने देख लिया, जिसने डकैती किया है ना, नॉर्मली तो 5 ही उंगली होता है, किसी का 6 उंगली होता है ना। अब उसको हाउस कीपर ने बहुत कुछ नहीं देखा, लेकिन एक चीज़ देखा कि उसका बदन गठीला है और 5.5 फीट का हाइट होगा, लेकिन 6 उंगलियां हैं। अब सारा एविडेंस सोचो आप कितना रिस्ट्रिक्ट हो गया। आपको वैसे व्यक्ति को ढूंढ के लाना डकैती में जिनकी 6 उंगलियां होती होगी। तो ये टिप का फ़ायदा मिलता है, कोरबोरेशन में हेल्प मिलता है यहाँ पे। तो ये सेक्शन 9 है। अगर हम इसके बेयर एक्ट को थोड़ा सा देखना चाहेंगे तो बेयर एक्ट को हम लोग देख लेते हैं। JurisCrack पे सारा बेयर एक्ट अवेलेबल है, आप यहाँ से इसको एक्सेस कर सकते हैं juriscrack.com से। तो फैक्ट नेसेसरी टू एक्सप्लेन और इंट्रोड्यूस रिलेवेंट फैक्ट, तो ये आप समझिए फैक्ट नेसेसरी टू एक्सप्लेन और इंट्रोड्यूस अ फैक्ट इन इशू और रिलेवेंट फैक्ट for which support or rebut an inference suggested by a fact in issue or relevant fact, or which establishes the identity of anything or person whose identity is relevant, or fix the time or place at which a fact or relevant fact happened, or which shows the relation of party by whom any such fact was transacted, or relevant in so far as they are necessary for that purpose। ठीक है, समझ चुके हैं। अब इसके इलस्ट्रेशन को पढ़ ले, क्योंकि इलस्ट्रेशन कभी कभी डायरेक्टली आता, कभी कभी क्या हमेशा डायरेक्टली ही आता है क्वेश्चन में। The question is whether a given document is a will of B। जो given document है क्या A का है। The state of A's property and of his family at the date of alleged will may be relevant fact। उस दौरान A की प्रॉपर्टी तथा उस दौरान प्रॉपर्टी के द्वारा उस परिवार के द्वारा की जा रही सारे सर्कमस्टांसेस को लेके हम एक रिलेवेंट फैक्ट में जा सकते हैं। ASUB for a libel importing disgraceful conduct to A, be affirmed that the matter alleged to be libelous is true। The position and relation of the parties at the time when the libel was published may be relevant fact as introductory to the fact in issue. The particular of a dispute between A and B about a matter unconnected with the alleged libel are irrelevant, though the fact that there was a dispute may be relevant. It is affected by the relation between A and B। अभी A ने इसने कुछ आरोप लगा, लिबल किया, लाइबल लगाया है ना, तो बी ने ए और बी ने बोला नहीं सही है, कोई ऐसा आरोप नहीं है, बात में जो लिखा वही मैंने बोला है। अब उनके बीच में अगर कोई डिस्प्यूट चल रहा था तो वो रिलेवेंट हो जाएगा। ए इज एक्यूज्ड ऑफ क्राइम, द फैक्ट दैट सून आफ्टर द कमीशन ऑफ द क्राइम क्या हुआ, ए इज absconded from his house is relevant under section 8 as a conduct subsequent and affected by the fact in issue। the fact that ये तो जो भागने का जो पूरा है मामला वो सेक्शन 8 में हमने देख लिया है। मोटिव, प्रिपरेशन, कंडक्ट, प्रीवियस कंडक्ट, सब्सिक्वेंट कंडक्ट। जब एक क्राइम हुआ उसके बाद वो भाग गया, वो सब्सिक्वेंट कंडक्ट हुआ है ना। absconded from his house as relevant under section 8 as conduct subsequent to and affected by the fact in issue। अब क्या है, the fact that at the time when he left home he had sudden and urgent business at the place which he went is relevant as tending to explain the fact that he left home suddenly। लेकिन मर्डर हुआ दिल्ली में उसका घर था, दिल्ली में ही से वो कलकत्ता चला गया जिस दिन मर्डर हुआ, लेकिन कलकत्ता में एक बिजनेस मीटिंग था। तो उसने एक्सप्लेनेट मैंने सेक्शन 7 में भी यही बात बोला, अभी सेक्शन 8 में भी बोलूँगा, सेक्शन 9 में। जब भी अगर आपके पास एक सेटिस्फैक्ट्री एक्सप्लेनेशन है किसी चीज़ का तो वो आपके अगेंस्ट नहीं जा सकती है। तो जब वो आदमी दिल्ली से कोलकाता गया तो उसके पास एक्सप्लेनेशन था कि एक अर्जेंट बोर्ड मीटिंग था सर, इसलिए मैं गया, ऐसा नहीं था कि मैंने मर्डर किया है। ठीक है। ASU, तो ये क्या हो गया, ये फैक्ट्स इंट्रोडक्ट द डिटेल ऑफ द बिजनेस ऑन विच आर लेफ्ट और नॉट रिलेवेंट एक्सेप्ट इन सो फार दे आर नेसेसरी टू शो दैट द बिजनेस वाज सडन एंड अर्जेंट। इतना ही कि सडन और अर्जेंट था। अब ये NCLT में उनका ट्रिब्यूनल में केस चल रहा था कलकत्ता में, तो वो गए। तो मैं ये बोलना चाह रहा हूँ सेक्शन ये जो इलस्ट्रेशन C, इससे आप ये समझ रहे हैं ना कि एक फैक्ट इन इशू या रिलेवेंट फैक्ट था। अब ये जैसे उसने एक्सप्लेनेशन कर दिया कि मैं क्यों गया, वो फैक्ट रिवोटेड हो गया, उसको अपोज करने लगा। ये फैक्ट इंट्रोड्यूस की जगह पे इंट्रोडक्शन उसका ऐसा हुआ कि वो फैक्ट इन इशू से अब कोर्ट उस पर हो सकता है कि उसको डिसमिसल कर दे केस का। ACOB for inducing C to break a contract of service made by him। AC on leaving A's service है ना। ACOB for inducing C to break a contract of service made by him with A।
C on leaving A's service say to A, I am leaving you because B has made me offer better offer. This statement is a relevant fact as explanatory of C's conduct which is relevant as a fact in issue. भाई सही है, सी ने इसको इंड्यूस किया कि भी तुम नौकरी छोड़ दो, मैं तुमसे उससे 10,000 रुपये ज़्यादा दूंगा. A is accused of theft is seen to give the stolen property to B, who is going to give it to A's wife. B says is he deliver it. A says you are to hide this. B statement is relevant as explanatory of a fact which is a part of the transaction. अगर तुमको छुपाना क्यों है, तो चोरी का माल है. A is tried for right and is proved to have marched at the हेड ऑफ द मॉब. वो हेड ऑफ द मॉब था. हमने एक चीज़ पढ़ा है कॉज इफेक्ट सेक्शन 7 में कि उस पर जो इंजरी होगी वो उससे ये प्रूफ किया जा सकता है वो आर द पार्ट ऑफ द राइट. सेक्शन 9 में क्या क्या है, इज ट्राइड फॉर द राइट. किसी को ट्राई किया जा रहा, ट्रायल हो रहा है किसके लिए, राइट के लिए. एंड इज प्रूव डेट टू हैव मार्च्ड एट द हेड ऑफ द मोब. वो पूरे के मोब को लीड कर रहा था. द क्राइज ऑफ द मोब आर रिलेवेंट एक्सप्लेनेटरी टू द नेचर ऑफ ट्रांजेक्शन. क्या मोब में हैवान हो रहा था, नहीं होता है, नारे क्या लग रहे थे, उससे एक्सप्लेनेटरी हो जाएगा, इंट्रोड्यूस कर दिया हो जाएगा वो फैक्ट सारे कुछ. ये सेक्शन 9 का इलस्ट्रेशन था सेक्शन. अगर कोई भी इसमें आपको लगे कुछ आपको और चीज़ें जानना है आप हमें मेल कर सकते हैं या फिर आप हमें कमेंट कर सकते हैं. थैंक